वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो पॉलिटी का कैप्सूल रहेगा हमारा अरिहंत का वो कंप्लीट कराऊंगी। होप इसके बाद आपको कहीं से भी पॉलिटी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें भारत का संवैधानिक विकास। जो हमारे भारत का संवैधानिक विकास है वो दो पार्ट्स में हुआ है। एक तो कंपनी रूल, जो कंपनी का शासन है वो 1773 से 1858। दूसरा है हमारा क्राउन रूल 1858 से लेके 1947 तक यानी 1947 तक। पहले हम कंपनी का शासन डिस्कस करेंगे जो 1773 से 1858 तक रहा है। इसके लिए मैं आपको एक बार एक ट्रिक बता दूं। RPCCC सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसलिए R। फिर है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट के लिए। उसके बाद CCC है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के लिए। तो ये 5 रहेंगे जो हमारे कंपनी के शासन में आए थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है इसमें हमारे जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो हमारे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो रहेंगे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। हम इसको ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हैशटैग लगाने की नीड पड़ती है आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने के लिए, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे सबसे पहले गवर्नर जनरल रहेंगे बंगाल के। उसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में कलकत्ता में, जिसके फर्स्ट मुख्य चीफ जस्टिस थे हमारे एलिजा एम्फे। ये एक बहुत बार ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस कौन थे फर्स्ट, तो एलिजा एम्फे रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। कब हुई? 1774 में। और कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद अन्य जजेस जैसे रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर और जॉन हाइड भी थे जो सुप्रीम कोर्ट में ही थे। उसके बाद आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें हमारी दोहरी सरकार प्रणाली आई थी। दोहरी सरकार प्रणाली यानी कि एक तो था हमारा वाणिज्यिक अफेयर्स जो संभालेगा, जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। एक जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स संभालेगा यानी कि हमारे जो राजनीतिक अफेयर्स हैं वो था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी रूल के अंदर ही है ये। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 से घटाकर 3 मेंबर कर दिए गए थे। प्लस जो कंपनी क्षेत्र था उसको ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दे दिया गया था। उसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देखें RPCCC, R से रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ लिया, P से हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया, अब CCC। ये तीनों हमारे चार्टर एक्ट रहेंगे 1813, 1833 और 1853 का। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है उसमें जो हमारा व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था और चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, मतलब जो मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया गया था। सिर्फ चाइना के साथ और टी का जो ट्रेड था उसके साथ हमारी मोनोपोली रही थी जो ब्रिटिश थी उसकी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा था कि जो एजुकेशन है उसके लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च होगा एजुकेशन पे, और मुफ्त व्यापार की नीति आई थी। अब क्वेश्चन आए अगर मुफ्त व्यापार की नीति कब आई थी, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 से शिक्षा के लिए कितने खर्च करने के लिए बोला गया था, तो प्रतिवर्ष 1 लाख। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। उसके बाद आया था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से जो हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले, उनका पद हटा के और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और हमारे पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। देखें एक गवर्नर जनरल है बंगाल का, उसको चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसको अब आगे चेंज होगा और वो हमारा वाइसरॉय हो जाएगा। ये हम याद रखेंगे। सबसे पहले हैशटैग आता है तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद B पहले आएगा, C बाद में। जो लॉर्ड बेंटिक है वो पहले आएंगे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद पहले वाइसरॉय अगर पूछे तो कैनिंग आएंगे। ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ही हमारे विधि आयोग का गठन हुआ था, जिसको हम बोल सकते हैं हमारे लॉ कमीशन का गठन हुआ था। और जो ट्रेड मोनोपोली है वो कम्प्लीटली एंड कर दी गई थी। जैसे जो 1813 में चाइना और चाय के लिए बची थी उन दोनों को भी एंड कर दिया गया था, यानी चाय और चीन, अब उनके साथ भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त यानी मोनोपोली एंड कर दी गई थी। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
आर पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, 2 सी पढ़ लिए, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, पिट्स चार्टर अब है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद हमारा जो कंपनी रूल है वो ख़त्म हो जाएगा और क्राउन रूल आ जाएगा, जो चलेगा 1858 से लेके 1947 तक। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या है कि जो विद्यार्थी कार्य हैं वो प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिए गए। उसके बाद सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिली भारतीयों को। इससे पहले भारतीयों को सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं थी, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से हमें सिविल सर्विसेज में कंपटीशन में पार्ट लेने की परमिशन मिली थी। जो लेजिस्लेटिव थी और जो एग्जीक्यूटिव थी उनको सेपरेट कर दिया गया था। उसके बाद जो केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति दी गई थी। ये हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहाँ से हमने ये 5 पढ़ लिए। जो हमारा कंपनी का शासन था जो 1753 से 1858 तक चला था, इसमें हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 33 और 53, 333 ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्राउन का रूल। क्राउन के रूल में सबसे पहले आया था भारतीय शासन अधिनियम 1858। इससे क्या हुआ था, जो अभी तक कंपनी रूल कर रही थी अब वो क्राउन ने अपने पास ले लिया था। रानी ने बोला था, जो विक्टोरिया थी उन्होंने बोला कि ये से कंपनी के बस की बात नहीं है डील करना, तो इसलिए अब क्राउन शासन करेगा। तो क्राउन रूल आया था, क्वीन रूल आ गया था 1858 में और 1947 तक चला था। जो हमारा 1858 है उसको में कंपनी शासन खत्म कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि कंपनी का शासन कब खत्म हुआ तो 1858 में क्राउन का रूल आ गया था। इसी में हमारा जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का वाइसरॉय का पद कर दिया गया था। जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे बेंटिक, लेकिन जो पहले वाइसरॉय हैं वो रहेंगे कैनिंग। उसके बाद भारत के राज्य सचिव पद का सर्जन। राज्य सचिव पद का सर्जन इन द सेंस एक सेक्रेटरी का पद बनाया गया था जो लंदन से डील करेंगे हमारे यहाँ के अफेयर्स के साथ, और उन्हीं के लिए इंडिया में एक काउंसिल बनाई गई थी। ये है 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। ताज के अधीन हमारा जो शासन था वो चला गया था। पहले वो वाइसरॉय बने थे कैनिंग, राज्य सचिव के पद का सर्जन हुआ था यानी सेक्रेटरी। उसके बाद निर्देशक एवं नियंत्रण बोर्ड यानी कोर्ट ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को एंड कर दिया गया था। क्राउन रूल आ गया था 1858 के बाद 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें जो विधि निर्माण है उसमें भारतीयों को शामिल करने की अनुमति मिली थी। इससे पहले भारतीय विधि निर्माण में भी शामिल नहीं हो सकते थे और मद्रास और मुंबई को दोबारा से उनके अधिकार मिले थे। प्लस पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई थी और जो अध्यादेश की शक्ति थी वो किसके पास थी, वाइसरॉय की। इन द सेंस सबसे हेड कौन था इंडिया में, वाइसरॉय था। इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892। 1861 के बाद आया 1892, 1858, 1861 और 1892। 1892 के तहत हमें बजट के बारे में क्वेश्चन करने का राइट मिला था। निर्वाचन पद्धति यानी इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए थे 1892 में। ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कब स्टार्ट हुए थे 1892 में। हमें बजट के बारे में क्वेश्चन करने का राइट कब मिला था 1892 में। फिर है केंद्रीय या फिर प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि। उन्होंने बोला था कि वो इलेक्शन के लिए जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ाएंगे। उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है, ये हमारा 1909 में आया था। इसमें मुस्लिम जो थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, अलग से उनका जोन यानी कि केंद्रीय या फिर प्रांतीय विधानसभा का विस्तार कर दिया गया था। यानी कि जो हमारे इलेक्शंस थे उनकी जो सीट्स थी, इलेक्शन जहाँ से लड़े जाते थे उनका इंक्रीज़ कर दिया गया था। और कार्यकारी परिषद में भारतीय शामिल हुआ था। और जो फर्स्ट इंडियन था जो हमारा कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ था वो थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि कार्यकारी परिषद जो ब्रिटिश की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें फर्स्ट इंडियन तो वो रहेंगे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919, पार्लियामेंट सुधार हमारा 1909 का रहेगा अगर क्वेश्चन आए तो।
उसके बाद अगर पूछा जाए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो वो 1919 का रहेगा, जिसमें द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था। द्वैध शासन इन द सेंस डायआर्की। अगर क्वेश्चन आए कि द्वैध शासन कब स्टार्ट हुआ था, तो हम उत्तर देंगे 1919। देखो 19 और 19 दो बार आया है, दो बार मतलब द्वैध शासन। उसके बाद केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली, जो सेंटर है उस लेवल पे द्विसदनीय प्रणाली आई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन आ गए थे, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शंस आ गए थे। कब आए थे? 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान हुआ था। संघीय, प्रांतीय व समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? कंकरेंट लिस्ट होती है, जो इसमें वो वाले मामले शामिल होते हैं जो सेंटर भी और स्टेट भी दोनों डील करते हैं। प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था और पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार। इसमें प्रांतों को पावर मिली थी और फेडरल सिस्टम आया था। इसी के अंदर आरबीआई का भी गठन हुआ था। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और अगर पूछे कि आरबीआई का एक्ट कब का है, तो हम बोलेंगे 1934 का। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें हमारा जो ब्रिटिश शासन है उसका भी अंत हो गया था, यानी क्वीन रूल भी अब खत्म हो गया था। और जो वाइस रॉय और सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी जो लंदन से हमारे यहाँ संभाल रहा था, और वाइस रॉय जो भारत में कार्यप्रणाली का उच्चतम पद था, वो दोनों खत्म कर दिए गए थे। कब? 1947 के एक्ट से। और देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलने की छूट थी। जैसे को इंडिया में मिलना है वो इंडिया में मिल लो, जिसको पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में मिल लो, उनको छूट दी गई थी। इन्होंने ही तो बंटवारा कराया है। संविधान सभा को संविधान निर्माण व अंगीकरण शक्ति। जो हमारी संविधान सभा बनी हुई थी 1946 में बनी थी। 9 दिसंबर और 6 दिसंबर 2 बैठक हुई थी। 6 दिसंबर को सबसे पहली बैठक हुई थी, ये हम आगे पढ़ेंगे। संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनको अधिकार दिया गया कि तुम अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लो। ये था हमारा क्राउन रूल और कंपनी रूल। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। 2 मिनट का ब्रेक लेके उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।